हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों अपनों ने फाइनल रिवीजन जो है हमारे एग्जामिनेशन का स्टार्ट कर रखा है, राइट। तो प्रीवियस दोस्तों 2 से 3 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं मैंने चैनल पे, वो जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर, राइट। आज दोस्तों अपने प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 3 के अंदर अपनों ने क्वेश्चन नंबर 86 तक डिस्कस करा था, राइट। आज दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन से लेके 100 ऑन आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो ज़्यादा दोस्तों समय न लगाते हुए देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में है ये, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में ये बातें बोल रहा है 87 नंबर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये कब लागू हुआ था? ये दोस्तों पहले तो लागू हुआ था 15 जून 2005, 15/6/2005 को, ठीक है। इसके कुछ सेक्शन बाद में दोस्तों इसके 120 दिन कंप्लीट होने के बाद ये पूर्ण रूप से लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, राइट। जनरली दोस्तों एग्जाम के अंदर डेट जो है यही लिखी जाती है, 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट 2005 जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों क्या बोला गया? एवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो भी दोस्तों सरकारी संस्थाएं हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं, ठीक है, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अपॉइंट करना पड़ेगा पीआईओ, जिसको बोलते हैं दोस्तों लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। और दोस्तों पीआईओ से अगर आपको सूचना चाहिए तो आप इन दिनों के अंदर ले सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आरटीआई एक्ट क्या बहुत बड़ा है अपने आप में, राइट। बहुत सारे क्लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों जो बेसिक बात है जो आरटीआई एक्ट से, अगर दोस्तों पेपर मान लो इजी बना तो इस प्रकार के सवाल वहाँ डेफिनेटली पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों फर्स्ट अपील को कितने दिन के अंदर जवाब देना है, सेकंड अपील का जवाब कितने दिन में देना है, ठीक है। वो दोस्तों वो हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, कि हाँ क्लॉज के अंदर जाके भी थोड़ा और उनको कुरद की चीज़ें पूछना, ठीक है। ये दोस्तों बेसिक चीज़ें जो है आरटीआई एक्ट की, अगर ईजी पेपर बनेगा तो यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या बोला हुआ है इसने, जो आपका लोक सूचना अधिकारी है वो 30 दिन सूचना नॉर्मल केस के अंदर देने के लिए बाध्य है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड दोस्तों सूचना होगी तो वो 40 दिन से, तो उसको 40 दिन में देनी पड़ेगी, राइट। मतलब 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। और दोस्तों व्यक्ति के लाइफ या लिबर्टी से जुड़ा मामला हो तो उसको 48 घंटे के अंदर सूचना देनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसको याद रखने की ट्रिक है 30, 40, 48, 2-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा ये 30, 40, 48। इंग्लिश मीडियम हो तो 30, 40 और 48 आवर्स, 30 डेज, 40 डेज, 48 आवर्स, राइट। और दोस्तों अब इसके अंदर एक क्लॉज और है, ये तो हो गया हमारा पीआईओ। इसके नीचे दोस्तों क्या है, असिस्टेंट पीआईओ भी नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। असिस्टेंट पीआईओ भी दोस्तों क्या है, नियुक्त किए जाते हैं, राइट। पीआईओ हो गया और उसके नीचे दोस्तों असिस्टेंट पीआईओ भी क्या नियुक्त किए जाते हैं। अगर एप्लीकेशन जो है असिस्टेंट पीआईओ को दे दी जाएगी, राइट, तो उसके लिए दोस्तों 5 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सूचना को देने के लिए, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 30, 40, 48 प्लस 5 दिन। अगला चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन का शुल्क कितना है? बीपीएल के लिए दोस्तों 0 रुपया है, कोई शुल्क उनको नहीं देना। अगर उनको कोई भी जानकारी चाहिए पब्लिक अथॉरिटी से, अदर के लिए दोस्तों कितना है? 10 रुपया प्रति एप्लीकेशन है, ठीक है। ये सारी बातें दोस्तों सबको पता है। अगला चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, पीआईओ जो था हमारे पास, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी, इसके ऊपर दोस्तों इसकी शिकायत करनी है। शिकायत बोले तो अपील करनी है। अब इनके जवाब से क्या संतुष्ट नहीं है तो उसी ऑर्गेनाइजेशन से दोस्तों उसी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे आपने, मान लो एक्स ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, तो एक्स ऑर्गेनाइजेशन से आपने कोई सूचना मांगी, मान लो डीएडी के से ही आपने सूचना मांग ली कि हाँ भाई डब्ल्यू के एग्ज़ाम के लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है। ये आरटीआई वगैरह लगाते रहते हैं लोग, राइट। तो उसमें दोस्तों पीआईओ से ने जवाब दिया, वो गोल मोल करके उसने जवाब दे दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। तो आप दोस्तों उसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, अपीलीय अधिकारी, ठीक है। तो आरटीआई के अंदर दोस्तों वो लिख के भी देता है, इस ऑर्गेनाइजेशन का अपीलीय अधिकारी ये फला बंदा है, ठीक है। तो आप दोस्तों क्या है, अपीलीय अधिकारी के पास जा सकते हो, अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। और दोस्तों अपीलेट अथॉरिटी के जवाब से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि ये जवाब इसने नहीं दिया आरटीआई एक्ट के दोस्तों दायरे में रहते हुए, ठीक है, जितने भी क्लॉज जो हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए, राइट। अब दोस्तों आपने कॉन्फिडेंशियल सूचना मांग ली तो वो कैसे दे देगा फिर, ठीक है। तो वो चीज़ वो नहीं देगा, जो सूचना देने लायक है, ठीक है, तो वो सारी दे और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या इनकी शिकायत जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या दोस्तों स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या दोस्तों स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में कर सकते हो। अगर दोस्तों विषय जो है केंद्र से रिलेटेड है, राइट, तो वो दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग में जाओगे, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो सेंटर से ही होगा, राइट। और दोस्तों स्टेट से रिलेटेड है, मान लो राज्य सूची से संबंधित विषय है तो आप जो राज्य के आयोग में जाओगे। और दोस्तों समवर्ती सूची जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, राइट, तो उससे संबंधित अगर विषय है तो आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, राइट। तो मोटी मोटी बात दोस्तों आपको याद रखनी, पीआईओ ने नहीं दिया, पीआईओ के पास कितना टाइम है दोस्तों? 30, 40, 48,
राइट। और दोस्तों असिस्टेंट को दे दी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, +5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इससे संतुष्ट नहीं हो तो एपीलेट अथॉरिटी के पास, एपीलेट से भी दोस्तों नहीं हो तो आप आयोग में जाके इनकी शिकायत करोगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आयोग क्या होता है, राइट। केंद्रीय सूचना आयोग की दोस्तों बात करते हैं अपने। तो केंद्रीय सूचना आयोग है तो दोस्तों उसके अंदर कितने मेंबर होंगे, पहले तो केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर तो दोस्तों उसके अंदर कितने होंगे, 1+10 का रेशियो इसके अंदर रहता है। ठीक है, वर्तमान के अंदर दोस्तों टोटल 11 नहीं है, कम ही है अभी तो, राइट। तो लेकिन दोस्तों 11 हो सकते हैं मैक्सिमम। 1+10 जो है अन्य, 1 कौन होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, और दोस्तों बाकी 10 जो है वो है अन्य सूचना आयुक्त, राइट। एक क्या होगा दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त, बाकी क्या होते हैं दोस्तों, अन्य सूचना आयुक्त, राइट। इधर देखिए दोस्तों कमीशन है, यहाँ पे कमिश्नर कर दिया उसको। ठीक है, इधर दोस्तों क्या था, कमीशन था, इधर क्या कर दिया दोस्तों, उसका कमिश्नर बता दिया, मतलब इंडिविजुअल है, नेम है तो कमिश्नर कर दिया, राइट। तो ये देखिए दोस्तों आगे है इनकी नियुक्ति कैसे करी जाएगी। ठीक है, जो CIC है, आयोग है, उनके बंदे जो होंगे, उनके जो मेंबर होंगे 1+10 के रेशियो में जो रहते हैं, राइट, 1+10 जो होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे करी जाएगी। उनकी नियुक्ति दोस्तों कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। ठीक है, कॉलेजियम की सिफारिश पर दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। और दोस्तों कॉलेजियम के अंदर कौन कौन से बंदे होते हैं, पहले तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होंगे, एक तो ये हो गए मेंबर। दूसरा दोस्तों लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका मेंबर होगा कॉलेजियम का। तीसरा दोस्तों कोई भी एक कैबिनेट मंत्री होगा। ठीक है, ये सारे सदस्य होंगे इस कॉलेजियम की। और दोस्तों ये जो कॉलेजियम सिफारिश करेगा कि हाँ इनको नियुक्त करना है, वो राष्ट्रपति जो है उनको नियुक्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, CIC का जो टेन्योर है लोगों का, जो इसके मेंबर हैं, जो उनका कार्यकाल कितना रहेगा, 5 साल या 65 साल रहता है। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों बातें। आगे चलिए, आगे चलते हैं दोस्तों। वर्क, राइट। तो दोस्तों इनका वर्क क्या है आयोग का, राइट। दोस्तों जो आपने आयोग तो बना दिए, कमीशन तो बना दिए, ठीक है, इन काम क्या होगा, अपीलेट अथॉरिटी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। ठीक है, ये चीज़ें तो मैंने ऊपर देख ली डायग्राम से कि जो अपीली अधिकारी है इसके विरुद्ध क्या करेंगे, वो सुनवाई करेंगे इसके निर्णय के विरुद्ध। पहली बात तो ये सूचना उपलब्ध कराने का आदेश देना, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी सूचना नहीं दे रही है तो उसको आदेश देंगे। और दोस्तों क्या है, ये दोषी PIO को, अगर दोस्तों PIO का है सूचना नहीं देता या कोई गड़बड़ करता है जो भी है, तो ये क्या कर सकता है, आपका आयोग जो है उस पर 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रहेगी दोस्तों आपको। अपीलेट अथॉरिटी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश देना, और दोषी PIO को, जो आपका PIO जिसने सूचना नहीं दी, जिसने कुछ गड़बड़ करी है, उस पर 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपया तक का जुर्माना इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों 90 नंबर पॉइंट है। ठीक है, अब फर्स्ट अपील जो है दोस्तों कितने दिन में करी जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट अपील बोले तो दोस्तों नीचे PIO है, उसके ऊपर अपीलेट अथॉरिटी है, और उसके ऊपर आपका क्या है दोस्तों, आयोग है। ठीक है, CIC मान लो, SIC मान लो, कुछ भी मान लो, राइट। तो दोस्तों फर्स्ट अपील क्या होगी, PIO ने जवाब नहीं दिया या इससे जवाब से आप संतुष्ट नहीं हो तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओगे, इसको दोस्तों फर्स्ट अपील कर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपील दोस्तों 30 दिन के भीतर भीतर करनी है आपको। PIO से दोस्तों निर्णय आ गया या उसने सूचना नहीं दी, जो भी हुआ उसके दोस्तों 30 दिन के भीतर भीतर आपको फर्स्ट अपील करनी है। याद दोस्तों इसको ऐसे ही रखना है। RTA एक्ट 2005 के अंदर फर्स्ट अपील कितने दिनों में करी जा सकती है अपीली अधिकारी को, तो 30 दिन के भीतर भीतर। ठीक है, और दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि दूसरी अपील जो है RTA एक्ट 2005 के अंदर कितने दिनों के अंदर करी जा सकती है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन आने के बाद 90 दिन के भीतर भीतर जो है वो सेकंड अपील करी जा सकती है। सेकंड अपील होगी कहाँ पे दोस्तों, फर्स्ट अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास हुई थी, तो मेरी सेकंड अपील जो है वो कहाँ होगी, वो दोस्तों मुझे आयोग के अंदर करनी पड़ेगी। ठीक है, SIC या CIC के अंदर, राइट। तो ये चीज़ होगी, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी एकदम, राइट। अब देखिए दोस्तों 30, 40, 48 प्लस 5 दिन, 30 दिन के भीतर फर्स्ट अपील और 90 दिन के भीतर क्या है दोस्तों दूसरी अपील, राइट। अब देखिए दोस्तों आगे फीस का मैंने बता दिया कि एप्लीकेशन शुल्क जो है वो 10 रुपया है और BPL के लिए क्या है 0 रुपया है, राइट। आगे देखिए दोस्तों और भी फीसेस हैं कई प्रकार की। मान लो आपको सूचना चाहिए, ठीक है, वो सूचना दोस्तों आपको फोटोकॉपी वगैरह पे चाहिए, तो फिर उसको कैसे होगा, कैसे हैंडल करना होगा। A3 या दोस्तों स्मॉलर साइज भी अगर आपको सूचना चाहिए तो 2 रुपया प्रति पेज के हिसाब से आपको लगेगा। ठीक है, इससे दोस्तों लार्ज साइज होगा तो एक्चुअल कॉस्ट या जो फोटोकॉपी का प्राइस होगा, ठीक है, उतना पैसा लगेगा। दोस्तों CD डिस्क फ्लॉपी में आपको सूचना चाहिए तो 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी मोटी जानकारियाँ भी आपको याद रखनी है। आगे चलिए दोस्तों इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी दोस्तों आपको इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड करने की बात आ जाए, कोई भी ऑफिस में जाके आप इंस्पेक्ट करना चाहते हो रिकॉर्ड्स को, तो पहला घंटा दोस्तों आप करोगे तो वो फ्री है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों सब्सीक्वेंट आवर में 5 रुपये प्रति घंटा आपको क्या है देना पड़ेगा उसमें।
ठीक है, 5 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से दोस्तों आपको चार्जेस देना पड़ेगा। और ये भी दोस्तों फ्रैक्शन के अंदर इसमें बोला हुआ है, मतलब आधा घंटा जाओगे तो फिर वो कम उस हिसाब से क्या है वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। 5 रुपये प्रति घंटा आपको याद रखना है, ठीक है। अमेंडमेंट दोस्तों इसके आरटीआई के अंदर क्या हुआ था, ठीक है, आरटीआई दोस्तों 2005 में लागू हुआ था, आरटीआई एक्ट 2005। लेकिन दोस्तों बाद में क्या है 2019 के अंदर आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट आया और इस एक्ट के अंदर क्या है कुछ अमेंडमेंट किए गए, राइट। अमेंडमेंट दोस्तों कैसे कैसे किए गए, ये तो आरटीआई एक्ट 2005 का सिनेरियो है। इसके बाद देखिए दोस्तों आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर क्या क्या प्रोविज़न थे, तो जो टेन्योर जो था सीआईसी और आईसी का, मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों अन्य सूचना आयुक्त का, वो 5 साल या 65 साल था। तो दोस्तों इसको अमेंड करके क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधीन ले लिया और बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी, राइट, कि भैया इनका कार्यकाल कितना होगा, राइट। आईसी, सीआईसी और आईसी का मुख्य सूचना आयुक्त और दोस्तों अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल। इसके बाद दोस्तों इनके वेतन जो है, पहले जो सेंटर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसका दोस्तों जो पद था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर था, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर था। और दोस्तों जो अन्य सूचना आयुक्त थे, ठीक है, ये दोस्तों सेंटर है, सेंटर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये है दोस्तों सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। तो दोस्तों जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त जो था उनका दर्जा दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर था। सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का दर्जा दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर था। और दोस्तों जो अन्य सूचना आयुक्त थे, केंद्रीय सूचना आयुक्त जो थे, राइट, उनका दोस्तों दर्जा इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त के बराबर था, ठीक है। और दोस्तों स्टेट के दोस्तों जो चीफ थे, ठीक है, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो थे उनका दर्जा दोस्तों चुनाव आयुक्त के, और दोस्तों अन्य सूचना आयुक्त जो राज्य के थे उनका दर्जा दोस्तों मुख्य सचिव के बराबर था। ये तो दोस्तों पुराना सीनेरियो था, अभी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, राइट। ये चीज़ें हुई में दोस्तों मेरा 92 नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ। आगे चलिए दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों CAPIO और SAPIO, ऊपर अपन ने देखा था कि इनको 5 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म दोस्तों आप देख सकते हो, CAPIO की सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, सेंट्रल असिस्टेंट दोस्तों पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और SAPIO की क्या है, स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। इनको दोस्तों कहाँ पर अपॉइंट करा जाता है, इनको दोस्तों सब डिविजनल सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है अपॉइंट करा जाता है, राइट। इनको दोस्तों कहाँ अपॉइंट करा जाता है, सब डिविजनल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंट करा जाता है। इनको दोस्तों एप्लीकेशन देने पर 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों डायग्राम से आप सारी चीज़ें वापस याद कर दीजिए, ठीक है। डायग्राम दोस्तों आपको मैं वापस दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों CAPIO या SAPIO हो, PAIO होगा, ये सब डिविजनल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या है CPIO और SPIO होगा, ठीक है। अब दोस्तों डायरेक्ट अगर SPIO या CPIO को अगर आप एप्लीकेशन देते हो सूचना की, तो वो रिस्पॉन्स टाइम कितना है दोस्तों उनका 30, 40 और 48 घंटे है। अगर दोस्तों एप्लीकेशन इसके थ्रू जाएगी तो इस टाइम के अंदर ये 5 दिन और ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों PIO की शिकायत करनी है तो अपीलेट अथॉरिटी की कर सकते हो, और फर्स्ट अपील दोस्तों आपको विदिन 30 डेज के अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों फर्स्ट अपील के विरुद्ध आपको शिकायत करनी है, सेकंड अपील करनी है आयोग के अंदर करनी है, तो सेकंड अपील दोस्तों क्या विदिन 90 डेज के अंदर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा 93 नंबर पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, राइट। आगे देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 94 क्या है। पॉइंट नंबर 94 के अंदर दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 के बारे में बताया गया है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 के बारे में पहले दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ लिया था, कैग DPC एक्ट 1971 पढ़ लिया, RT एक्ट 2005 पढ़ लिया, ठीक है। रेड्रेस का मतलब होता है दोस्तों निवारण करना, कंप्लेंट या ग्रीवांस क्या होती है शिकायतों का दोस्तों निवारण करना, ठीक है। इस प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का नाम है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की याद रखनी है। जिस दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 से कम वर्कर हों वो दोस्तों क्या होगा आपका असंगठित क्षेत्र होगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होगा, राइट। आगे देखिए दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी कमेटियों का गठन करा जाता है। बहुत सारी बोले तो दोस्तों मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक कमेटी होगी ICC, और दोस्तों एक कमेटी होगी आपकी लोकल कमेटी, राइट। दोनों कमेटियों को अपने डिस्कस करेंगे, और दोस्तों यहाँ से सवाल जो क्या है डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो जिनको नौकरी पे रख रही है वो तो एम्प्लॉई है, ठीक है। और दोस्तों जो नौकरी रख रहा है ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है उसको दोस्तों एम्प्लॉयर बोलते हैं,
ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्तों क्या है, आपको आईसीसी का गठन करना पड़ेगा, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। अब देखिए दोस्तों, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नाम से ही पता लग रहा है कि उस विभाग के अंदर जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी होगी, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से मेंबर होते हैं, ये सवाल क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों कमेटी के अंदर जो है, एक तो दोस्तों प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी, वो वुमन होगी, ठीक है। एक तो दोस्तों क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी, जिसको पीओ बोला जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो क्या होगी दोस्तों, वुमन होगी, राइट। और दोस्तों कम से कम जो है 2 मेंबर होंगे जिनको नॉलेज होगा सोशल का, लीगल जिनको नॉलेज होगा, ठीक है। एक बंदा जो है दोस्तों वो एनजीओ से आएगा, ठीक है। और दोस्तों एक कंडीशन और है, ये जो भी ऊपर मेंबर लिए हैं उनमें वन हाफ एट लीस्ट ऑफ टोटल मेंबर शैल बी वुमेन। इनका दोस्तों कम से कम 50% जो है वो वुमेन होगा, ठीक है। और दोस्तों इनका टेन्योर कितना होता है, वो 3 साल का होता है, राइट। तो समझ में आए दोस्तों आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। एक तो होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि एक वुमन होगी, 2 मेंबर दोस्तों ऐसे होंगे जिनको सोशल लीगल नॉलेज होगा, 1 मेंबर दोस्तों एनजीओ से आएगा। इसको दोस्तों याद रखने का क्या तरीका है, 121 रुपया, ठीक है। 121 रुपया का दोस्तों चेक जो है मैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर पीओ को दे दिया, ठीक है। दोबारा सुनिए दोस्तों, 121 रुपये का चेक जो है मैंने क्या करा, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, देखिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, आईसीसी समझ जाओगे, मैंने पीओ को दे दिया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे दिया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर जब जाएंगे तो लोकल कमेटी और इसके अंदर जो है हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ट्रिक याद रखोगे। तो आईसीआईसीआई वाली पीओ वाली तो क्या है, आपको याद आ जाएगी यार प्रिसाइडिंग वुमन था, ठीक है। और ये 121 वाला चेक दिया है तो 1 मेंबर है, 2 मेंबर सोशल लीगल वाले हैं और 1 जो है वो एनजीओ वाला है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी दोस्तों, 50% लोग जो हैं इस कमेटी के वो क्या होंगे, वुमेन होंगे, ठीक है। 1/2 एट लीस्ट ऑफ द टोटल मेंबर्स शैल बी वुमेन। टेन्योर दोस्तों इनका कितना है, वो 3 साल का है। अगला चलिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कमेटी, ठीक है। लोकल कमेटी दोस्तों क्या होती है, लोकल कमेटी दोस्तों एक प्रकार की सरकारी कमेटी बोल दो इसको, ठीक है। कोई भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डीओ है आपका, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उसको गठन करना पड़ता है। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन हो सकता है, सिंपल सा एग्जांपल लो, एक कलेक्टर है, ठीक है। तो आप दोस्तों ऐसे याद रखो, वो तो होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ठीक है। एक दोस्तों कमेटी जो है हमारा जो कलेक्टर है उनको भी बनानी पड़ती है, जिसको लोकल कमेटी बोलते हैं, ठीक है। लोकल कंप्लेंट्स कमेटी भी इसको बोला जाता है, एलसीसी भी इसको बोला जाता है, वो थी आईसीसी। वो कहाँ बनेगी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेगी, राइट। और दोस्तों कब बनेगी, ठीक है, आईसीसी दोस्तों है ही, राइट। अगर आईसीसी बनी हुई है तो आपको उसी के अंदर सुनवाई करनी है। तो अगर दोस्तों आईसीसी नहीं बनी है ड्यू टू हैविंग लेस देन 10 वर्कर, मतलब दोस्तों अनऑर्गेनाइज्ड कोई भी सेक्टर है वहाँ पर कोई महिला काम कर रही है, और दोस्तों किसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर किसी महिला पर अगर दोस्तों लैंगिक उत्पीड़न हो जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है, वहाँ पे लेस देन 10 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर दोस्तों वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी तो है ही नहीं, तो महिला दोस्तों कहाँ जाएगी, तो उसको दोस्तों एलसीसी के अंदर शिकायत करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला कंडीशन तो दोस्तों ये हो गया कि आपका जो आईसीसी नहीं बनी है तो क्या करना होगा, यहाँ पर शिकायत करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा दोस्तों, कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। और दोस्तों जो आईसीसी थी, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही थे उसके अंदर भी, ठीक है। तो दोस्तों मान लो, और इसको गठन करने का काम किसने किया था, एम्प्लॉयर ने किया था, राइट, उस ऑर्गेनाइजेशन के बंदे ने ही किया था, राइट। तो अगर दोस्तों शिकायत एम्प्लॉयर के खिलाफ है और महिला मान लो इस आईसीसी में चली गई, तो दोस्तों क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये एम्प्लॉयर इनको इन्फ्लुएंस कर दे कमेटी के सदस्यों को कि हाँ इसके विरुद्ध आप फैसला दे दो, प्राइमा फेसी जो केस है उसको डिसमिस कर दो, मतलब कुछ भी छेड़छाड़ कर दो आप सबूतों के साथ, राइट। तो इस केस के अंदर दोस्तों क्या एलसीसी के अंदर जाया जा सकता है, राइट। तो इसके दोस्तों मेंबर कैसे कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डीओ डेजिग्नेट 1 नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका, तहसील टू रिसीव कंप्लेंट एंड फॉरवर्ड द सेम टू द लोकल कमेटी विद इन 7 days, ठीक है। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है, मान लो एक कोई भी एक्स डिस्ट्रिक्ट है, राइट, तो वहाँ पर तो ये क्या है, एलसीसी बन गई, राइट, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी बन गई। अब दोस्तों इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी तहसील होती हैं, ब्लॉक्स होते हैं, तालुका होती है, राइट, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो वहाँ पर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर देगा। अगर दोस्तों उस नोडल ऑफिसर को शिकायत करी जाएगी, राइट, सेक्सुअल हरासमेंट की, तो वो दोस्तों 7 दिन के अंदर अंदर क्या है, वो इस जो मेन एलसीसी है, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी है, यहाँ पे उस केस को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों बातें। अब देखिए दोस्तों, अब इसके कौन कौन से मेंबर होंगे, राइट। इनका टेन्योर भी क्या है दोस्तों, 3 साल है। ऊपर वालों का भी टेन्योर कितना था, 3 साल था, राइट। इस कमेटी के अंदर दोस्तों क्या है, एक चेयरपर्सन होगी वुमेन, उसके अंदर दोस्तों क्या था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों पीओ याद रखना है आपको। एक दोस्तों क्या होगी, चेयरपर्सन होगी, वुमेन होगी। एमिनेंट
इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। ये दोस्तों वुमेन ऐसी होगी जो सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करती होगी, ठीक है। समाज सेवी टाइप एक लेडी इसके अंदर आएगी, चेयरपर्सन वुमेन होगी, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी क्या था, वुमेन थी। दूसरा दोस्तों एक वुमेन आएगी वन अमंगेस्ट द वर्किंग वुमेन वर्किंग इन द ब्लॉक तालुका, ठीक है। उस ब्लॉक तालुका के अंदर जो एक वुमेन वर्किंग होंगी, एक वहाँ से आएगी। और दोस्तों 2 मेंबर आएंगे जिनमें से कम एक वुमेन होगी एनजीओ या एसोसिएशन से, ठीक है। 2 में से दोस्तों कम से कम एक वुमेन होगी कहाँ से, एनजीओ या एसोसिएशन से। एक दोस्तों बंदा जो है वो एक्स ऑफिशियो हो जाता है सोशल वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग का दोस्तों जो ऑफिसर होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा। मतलब वो बंदा तो उनका है, एक्स ऑफिशियो का मतलब यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, ये पद उसको दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कंप्लेंट कमेटी का गठन कैसे हुआ, उसके अंदर दोस्तों कहा था 121 रुपये का मुझे चेक देना था, राइट, 121 का। इसके अंदर दोस्तों कितना है, 1121 रुपये का है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों 1000 और जोड़ दूंगा मैं, राइट। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा 1121 का। 121 में दोस्तों प्रिसाइडिंग वुमेन थी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थी वुमेन, दो बंदे थे, ठीक है। फिर दोस्तों तो क्या था, एक और था, राइट। और इनमें दोस्तों क्या 50% क्या थे, वुमेन होनी चाहिए, राइट। एक दोस्तों वुमेन थी, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं था कि वुमेन है, कुछ नहीं लिखा हुआ। एक मेंबर दोस्तों एनजीओ से था, लेकिन दोस्तों टोटल कितने हो गए, टोटल 4 मेंबर हो गए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 4 में से बोल दिया कि 50%, मतलब कम से कम 2 जो हैं वो मेंबर क्या होंगे, आपके वुमेन होंगे, ठीक है। अगर कम से कम दोस्तों 2 मेंबर हैं, अगर इधर 2 से 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से इसका 50% निकलेगा, राइट। 1121 में दोस्तों क्या बोल दिया इसने, पहला चेयरपर्सन जो है वो वुमेन होगी, दूसरा दोस्तों एक वुमेन होगी, एक वुमेन ये आ गई। तीसरे में भी दोस्तों बोल दिया 2 में से कम एक वुमेन होगी एनजीओ या एसोसिएशन से। और चौथा बंदा दोस्तों क्या है, राइट। अगला दोस्तों क्या है, लास्ट वाला एक्स ऑफिशियो जो है इस विभाग का, ऑटोमेटिक इसका हो जाएगा, राइट। अब देखिए दोस्तों, इनको मैं आपको क्या करता हूँ, टेबल के तौर पे भी अपनी इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है हमारी एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है, राइट। एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है दोस्तों किसको, आईसीसी को, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को। बंदे कौन कौन होंगे, 1 to 1 से आपको याद रखना है। पहला दोस्तों आपका क्या होगा, पहला होगा दोस्तों आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर वुमेन, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक में दोस्तों, राइट, आईसीआईसीआई बैंक से आपको याद रखना है पीओ है। सीनियर लेवल होगी दोस्तों, ये वुमेन कौन होगी, कोई भी वर्क प्लेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो सीनियर होगी वुमेन, उसको बना दिया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर वुमेन, ठीक है। एक दूसरा दोस्तों 2 मेंबर जो है सोशल या नॉलेज हो, जिनको सोशल या लीगल नॉलेज हो। तीसरा दोस्तों क्या है, एनजीओ फेमिलियर हो दोस्तों, जो सेक्युलर हरासमेंट के केसेस से, राइट। 50% इसमें वुमेन होगी कम से कम, और 3 साल का जिनका जो क्या है टेन्योर होगा। इसका फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है 121, इसका दोस्तों क्या 1121। इसको एलसीसी कौन अपॉइंट करता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपका अपॉइंट करता है। कब करेगा, या मतलब करी जाती है शिकायत इसमें किसके खिलाफ, जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, ठीक है, असंगठित क्षेत्र हो, जहाँ पे 10 से वर्कर कम काम कर रहे हो, या दोस्तों शिकायत एम्प्लॉयर के खिलाफ हो, तो आपको क्या एलसीसी के अंदर शिकायत करनी है। एक दोस्तों चेयरपर्सन वुमेन होगी, एक ब्लॉक तालुका तहसील से आएगी। 2 में से दोस्तों कम से कम एक वर्किंग वुमेन जो होगी वो एनजीओ या एसोसिएशन से आएगी, जो फेमिलियर हो इन सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस से। एक दोस्तों बंदा जो एक्स ऑफिशियो बन जाएगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों हमारा सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड बातें होगी, राइट। अब अगला चलिए दोस्तों, इसमें और कुछ आपको बातें बताई है। अब देखिए दोस्तों, शिकायत कब तक कर सकती है, ठीक है। मान लो किसी महिला पे लैंगिक उत्पीड़न हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, तो उस महिला को दोस्तों क्या है 3 मंथ के अंदर क्या है सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत आईसीसी या एलसीसी को करनी है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है। एग्रीड वुमेन दोस्तों क्या है 3 मंथ के अंदर क्या है शिकायत करेगी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट के केस में अगर इंक्वायरी हुई तो वो 90 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। ये तो दोस्तों इसने शिकायत कर दी आईसीसी या एलसीसी को, बाद में दोस्तों वो क्या इंक्वायरी करेगी, राइट। तो उनको लगेगा कि हाँ इसकी जांच करनी हमें पड़ेगी, राइट। तो इसके बाद दोस्तों क्या इनको 90 दिन का टाइम मिलता है। 3 मंथ के अंदर दोस्तों शिकायत होगी, 90 दिन का टाइम मिलता है सेक्सुअल हरासमेंट के केस की इंक्वायरी करने के लिए, राइट। इंक्वायरी कंप्लीट हो जाने के बाद अब दोस्तों इंक्वायरी करेगा कौन, आईसीसी और एलसीसी ही तो करेगी, इसलिए तो इन कमेटियों का गठन किया गया है, ठीक है। 97 में देखिए दोस्तों, इंक्वायरी कंप्लीट हो जाने के बाद आईसीसी एलसीसी प्रोवाइड रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग किसको, डीओ या एम्प्लॉयर को, ठीक है। आईसीसी होगी तो दोस्तों एम्प्लॉयर को दे देगी, एलसीसी होगी तो वो डीओ को दे देगी। कितने दिन के अंदर दोस्तों, 90 दिन के अंदर भीतर, ठीक है, 90 दिन के भीतर, राइट। अब देखिए दोस्तों, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, राइट, अगर या तो दोस्तों पॉजिटिव आ सकती है या वो नेगेटिव आ सकती है, या तो दोस्तों आरोप सिद्ध हो जाएगा या दोस्तों आरोप सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों तो
कमेटी जो है डीओ या एम्प्लॉयर को रिकमेंडेशन देगी, ठीक है, राइट। दोस्तों आरोप सिद्ध हो गया तो अलग रिकमेंडेशंस आएंगे, आरोप सिद्ध नहीं होगा तो अलग रिकमेंडेशंस आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों डीओ या एम्प्लॉयर को जो भी रिकमेंडेशंस आएंगे तो डीओ एम्प्लॉयर क्या करेंगे, 60 दिन के भीतर इन रिकमेंडेशंस पर दोस्तों क्या एक्ट करेंगे वो। अब देखिए दोस्तों इसको समराइज अपने कर लेते हैं। अगर किसी महिला पर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो वो 3 महीने के अंदर शिकायत करेगी। दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट की जो इंक्वायरी है जो आईसीसी या एलसीसी करती है, जहाँ पर वुमेन ने 3 मंथ के अंदर शिकायत करी थी, उनको 90 दिन का टाइम मिलता है इस इंक्वायरी को निपटाने के लिए। इसके बाद दोस्तों जो इंक्वायरी हो जाने के बाद आईसीसी जो है, आईसीसी जो और या एलसीसी जो है वो इसकी रिपोर्ट है जो वो डीओ या एम्प्लॉयर को 10 दिन के भीतर देगी। 90 दिन में दोस्तों इंक्वायरी कर ली, 10 दिन के भीतर क्या है दोस्तों इन्होंने रिपोर्ट जो है, मान लो 90 दिन कंप्लीट हो गए, फिर 10 दिन का टाइम और मिलेगा कि हाँ इनको रिपोर्ट भी दे दो। फिर दोस्तों क्या करेंगे, डीओ या एम्प्लॉयर हैं, अगर आरोप सिद्ध नहीं होता तो ठीक है, फिर को क्या रिकमेंडेशन देगी कि हाँ भाई आरोप नहीं हुआ, मतलब ये गलत फॉल्स क्या है शिकायत है। अगर दोस्तों आरोप सिद्ध हो जाता है तो डीओ या एम्प्लॉयर को, मतलब कोई सा भी हो, इनको 60 दिन मिलेंगे डीओ या एम्प्लॉयर को इन रिकमेंडेशंस पर एक्ट करने के लिए, ठीक है। ये बातें हुई दोस्तों, 98 नंबर हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ, राइट। और दोस्तों यही सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो मोटी मोटी बातें थी अपनों ने देख ली, राइट। अब देखिए दोस्तों आगे भी इसके अंदर कुछ बोला हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों इसको और समराइज करके मैंने आपको बता दिया एक बार और। सबसे पहले दोस्तों एग्रीव्ड वुमेन है, शिकायत करनी है दोस्तों, ठीक है, किसके खिलाफ, रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट है। रेस्पोंडेंट बोले तो जिसने सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट किया है, जो दोषी है। शिकायत दोस्तों कहाँ होगी, आईसीसी और एलसीसी में। इनको दोस्तों इंक्वायरी करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, 90 दिन मिलेंगे एग्रीव्ड वुमेन को। एग्रीव्ड वुमेन को दोस्तों इंक्वायरी करने के लिए 90 दिन मिलेंगे, राइट। इंक्वायरी की रिपोर्ट, दोबारा सुनिए दोस्तों, एग्रीव्ड वुमेन है, शिकायत कहाँ करी दोस्तों, रेस्पोंडेंट के खिलाफ आईसीसी या एलसीसी में 3 महीने के अंदर, ठीक है। आईसीसी या एलसीसी को दोस्तों इंक्वायरी करने के लिए कितने टाइम मिलेगा, 90 दिन मिलेंगे, ठीक है। इंक्वायरी की रिपोर्ट दोस्तों सबमिट करनी है इनको 10 दिन में, ठीक है। इंक्वायरी के कंप्लीशन के, इंक्वायरी दोस्तों कंप्लीट हो गई, इनको रिपोर्ट सबमिट करनी है दोस्तों, किसको करनी है, डीओ या एम्प्लॉयर को, तो ये 10 दिन के भीतर करेंगे। इसके बाद दोस्तों डीओ या एम्प्लॉयर को 60 दिन का टाइम मिलता है इंक्वायरी के रिकमेंडेशंस पर एक्शन लेने के लिए, ठीक है। एक दोस्तों इसमें पेनल्टी की भी चर्चा है, एक देखिए दोस्तों इसके अंदर पेनल्टी की भी चर्चा है। जैसे दोस्तों आरटीआई एक्ट के अंदर उन्होंने पढ़ा था कि जो आयोग है वो पीआईओ पे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पर 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से और 25,000 तक का मैक्सिमम जुर्माना लगा सकता है। ऐसा ही दोस्तों इसके अंदर है आपके सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। अगर दोस्तों एम्प्लॉयर जो है, ठीक है, वो गड़बड़ करता है, नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट करता है, तो एम्प्लॉयर पर दोस्तों पेनल्टी जो है मैक्सिमम 50,000 रुपये तक लगाई जा सकती है, ठीक है। 50,000 रुपये तक क्या है दोस्तों एम्प्लॉयर पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, और वो दोबारा गलती को दोहराएगा तो डबल पेनल्टी या उसका लाइसेंस भी कैंसिल करा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 100 नंबर पे है डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सैंक्शंस, ठीक है। कोई भी दोस्तों सैंक्शन जो है वो कब इफेक्ट में आती है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू, या फिर दोस्तों कोई भी स्पेसिफिक डेट उस पर लिखी हो तो उस डेट से क्या है कोई भी सैंक्शन जो क्या है इफेक्ट में आ जाएगी। और दोस्तों ये सारे वन लाइनर है और एग्जाम से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा है, और ये सवाल भी दोस्तों आप देखने को मिलते होंगे जनरली आपको। सैंक्शन, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सैंक्शन क्या है, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर अगर एम्प्लॉयर ने कोई गलती कर दी तो उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, 50,000 रुपये का। एक बार दोस्तों गलती कर दी, दोबारा गलती करेगा तो कितना डबल पेनल्टी लगेगी, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आईसीसी के अंदर जो है कितने मेंबर का गठन करा जाता है, उसके अंदर क्या 50% महिला होती है। एलसीसी का गठन कौन करता है, ठीक है, एलसीसी के अंदर मेंबर्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर थेफ्ट एंड फ्रॉड। अगर दोस्तों गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का कोई भी लॉस हो गया और इस वजह से हो गया फायर थेफ्ट एंड फ्रॉड से, तो ऑल लॉसेज अबव द वैल्यू ऑफ ₹50,000 ड्यू टू सस्पेक्टेड फायर थेफ्ट फ्रॉड एक्सेट्रा शैल बी इनवेरिएबली रिपोर्टेड टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो दोस्तों जितना भी लॉस होगा 50,000 रुपये से जिनकी वैल्यू ऊपर है, ठीक है, और वो फायर थेफ्ट या फ्रॉड से हुआ है, तो उनको दोस्तों क्या है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला चलिए दोस्तों 102 नंबर है ऑल लॉसेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग ₹50,000। पहला तो दोस्तों बता दिया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है फायर थेफ्ट एंड फ्रॉड से, 50,000 रुपये से वैल्यू ऊपर है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए देना पड़ेगा। और तो ये इधर बोल दिया दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी अगर कोई लॉस हुआ है वो 50,000 रुपये से ऊपर हुआ है तो वो शैल बी रिपोर्टेड टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। उसको दोस्तों क्या नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एमओडी की 4 डिमांड फॉर ग्रांट है, राइट। कौन कौन सी है दोस्तों, एमओडी सिविल है, डिफेंस सर्विसेज रेवेन्यू, डिफेंस कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज, एक दोस्तों है आपका डिफेंस पेंशन, राइट। अगला चलिए दोस्तों अगला है रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स,
ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड क्या होता है दोस्तों, फंड को एक प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन से अनदर उसी ग्रांट की दूसरी प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन के अंदर फंड को ट्रांसफर करना रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड कहलाता है। ठीक है। और दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन आप कब तक कर सकते हो, रीअप्रोप्रिएशन दोस्तों आप कब तक कर सकते हो, रीअप्रोप्रिएशन दोस्तों आप बिफोर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपका वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले आप क्या कर सकते हो, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड कर सकते हो। रीअप्रोप्रिएशन दोस्तों ओनली परमिसिबल बिटवीन द एक्सपेंडिचर हेड्स, ओनली दोस्तों एक्सपेंडिचर हेड के अंदर रीअप्रोप्रिएशन होगा। ठीक है। रिसिप्ट साइड के अंदर ये रीअप्रोप्रिएशन नहीं होता। ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन दोस्तों कहाँ नहीं होगा, बिटवीन वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर अगर आइटम है। ठीक, वोटेड एक्सपेंडिचर दोस्तों अलग है, चार्ज एक्सपेंडिचर दोस्तों क्या अलग है, राइट। तो उनके बीच के अंदर कोई भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं होगा, फंड का ट्रांसफर नहीं होगा। कोई भी नई सर्विस है दोस्तों उसका एक्सपेंडिचर मीट करना है, वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। और दोस्तों आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाने के बाद भी रीअप्रोप्रिएशन आप नहीं कर सकते। ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, रीअप्रोप्रिएशन करना है आपको माइनर हेड्स के अंदर। हेड्स दोस्तों आपको सबको पता है, याद होंगे, मेजर हेड है, फिर सब मेजर हेड है, फिर दोस्तों माइनर है, फिर दोस्तों सब है, फिर दोस्तों डिटेल है, राइट, फिर दोस्तों क्या आपका ऑब्जेक्ट हेड है, राइट। इसमें देखिए दोस्तों, अगर माइनर हेड्स के अंदर करना है, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट माइनर्स हेड अंडर ए मेजर हेड, ठीक है, माइनर हेड के अंदर करना है तो यहाँ पर दोस्तों क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है रीअप्रोप्रिएशन करने की। और दोस्तों आपको सब हेड्स के अंदर करना है, सब हेड के अंदर करना है तो दोस्तों एमओडी के पास पावर है, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। दोबारा सुनिए दोस्तों, माइनर हेड के अंदर करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर पावर है, और दोस्तों सब हेड के अंदर करना है तो एमओडी के पास पावर है। आगे चलिए दोस्तों, अगला है 106 नंबर के अंदर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया दोस्तों क्या है, एक इम्प्रेस्ड नेचर का फंड है। ठीक है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया दोस्तों किस प्रकार का फंड है, एक इम्प्रेस्ड नेचर का फंड है। और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को दोस्तों कौन हेल्ड करता है, ठीक है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया शैल बी हेल्ड, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया शैल बी हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को दोस्तों हेल्ड करा जाता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। कौन करेगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, जो सेक्रेटरी है दोस्तों उनका, वो सेक्रेटरी दोस्तों क्या हेल्ड करता है। ठीक है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया शैल बी हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और दोस्तों जो सीजीए नाम का पद है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर है। ये चीज़ों आपको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। सीजीए नाम का दोस्तों जो पद है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के बाद बनाया गया, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर है। ठीक है। जो सीजी जो है सेंट्रल जनरल एंड लीजर बनाता है। ठीक है। हमारे सारे तमाम तरीके के काम करता है। और दोस्तों ये है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। ठीक है। ये दोस्तों आर्टिकल अपनों ने पढ़ लिए थे, फिर भी आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। 112 में दोस्तों बजट है, 114 में दोस्तों अप्रोप्रिएशन है, 116 में दोस्तों वोट ऑन अकाउंट है, 113 के अंदर दोस्तों एस्टीमेट है, और 115 के अंदर क्या है आपकी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट है। ठीक है। 112 में दोस्तों बजट, 113 में एस्टीमेट, 114 में अप्रोप्रिएशन, 115 में दोस्तों सप्लीमेंट्री ग्रांट और 116 में वोट ऑन अकाउंट। ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा 108 नंबर पॉइंट तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 109 नंबर पॉइंट के अंदर। आगे देखिए दोस्तों 109 नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है, एमओडी फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू इंश्योर दैट सुटेबल अकाउंट्स आर मेंटेन बाय द डिफेंस सर्विसेज। ठीक है। दोस्तों एमओडी फाइनेंस क्या है, गवर्नमेंट। अब दोस्तों ये पेपर 1 जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। मोटी मोटी दोस्तों बातें मैंने बता दी, राइट। एक दो टॉपिक दोस्तों जो छूटे हुए थे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस भी मैंने नहीं किया क्योंकि दोस्तों पुराना हमारा पढ़ा नहीं हुआ, तो उसके बारे में दोस्तों नई चीज़ें पढ़ना भी जरूरी मैं नहीं मानता। ठीक है। फिर भी दोस्तों आप अगर आपके पास टाइम है तो फिर भी क्या है आप वो चीज़ें भी पढ़ सकते हो, राइट। अब दोस्तों अपने इस वीडियो से क्या है पेपर नंबर 2 के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अकाउंट कोड पूरा देखेंगे, ऑडिट कोड, एफआर, ठीक है, OM2 वगैरह जितने भी टॉपिक अपने डिस्कस किए हैं, CHB, RDR, राइट। और दोस्तों जितना भी हमारे पास समय मिलेगा तो उतना हम क्या है डिस्कस करेंगे, राइट। तो दोस्तों ये सारी जो स्लाइड्स जो हैं मैंने तैयार करी हैं। ठीक है। इसके अंदर तो दोस्तों बहुत सारे सवाल आपके हो जाएंगे, राइट। तो पूरा दोस्तों एक कंसोलिडेट जो है पिक्चर आपको सारी किताबों की मिल जाएगी, राइट। तो ये दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि पेपर नंबर 2 जो है नेक्स्ट वीडियो से ही अपने स्टार्ट करें। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।